आज हम अध्ययन करेंगे शोयल मृदा। मृदा से क्या अभिप्राय है? मृदा क्या है भाई? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी जो परत है, भूमि के ऊपर सबसे ऊपरी जो परत पाई जाती है, जिसके अंदर जैविक पदार्थ, शैल पदार्थ और हम्स पाए जाते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। और यह मृदा जो है लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है एक शोलम से लिया गया है, जिसका अभिप्राय क्या है? फर्श या फ्लोर। ठीक है, हम इसको कहते हैं शोयल या मृदा। सभी प्रकार की जो मिट्टी है वो मृदा नहीं होती है। मृदा जिसके अंदर क्या क्या पाए जाएंगे भाई? अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाएंगे, खनिज लवण पाए जाएंगे और चट्टानों के अवशेष पाए जाएंगे, और साथ में वनस्पति अवशेष के साथ साथ जीवों के अवशेष भी सम्मिलित रहते हैं, जो किसी भी वनस्पति को पनपने के लिए, किसी भी वनस्पति को बढ़ने के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, हम उसको कहेंगे मृदा। और शोयल का अध्ययन करने वाले जो विद्वान होते हैं, जो शोयल का अध्ययन करते हैं, वो किस विज्ञान के तहत शोयल का अध्ययन करते हैं? हम उसको कहते हैं पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। ठीक है, हम इसको कहेंगे मृदा विज्ञान। मृदा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी से कहा जाता है। अभी मृदा का जो निर्माण है ये किस प्रकार होता है? मृदा का निर्माण के लिए लाखों वर्ष का प्रोसेस है। किसी कम समय के लिए, कम समय में कभी किसी मृदा का निर्माण नहीं होता है। मृदा के निर्माण के लिए लाखों वर्ष का प्रोसेस लगता है। इसके अंदर जलवायु, भूमि की स्थलाकृति, वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु, इन सब के अवशेष, इनका मिला जुला रूप क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। ठीक है ना? तो इसका सबसे मुख्य क्या है भाई? अपक्षय। मृदा का निर्माण किससे होता है? अपक्षय से होता है, वेदरिंग से होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा के जो कारक है प्रभावित करने वाले, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या आता है भाई? स्थलाकृति। किसी भी स्थान की जो स्थलाकृति है वो मृदा को प्रभावित करती है। वहाँ पर स्थल की आकृति कैसी है? ये दो, यहाँ पर दो तरह की स्थलाकृति हो सकती है, जिसके अंदर क्या आता है भाई? एक तो कठोर चट्टानों की स्थलाकृति होती है और दूसरी मुलायम चट्टानों की आकृति है। पहली कठोर है और दूसरी है मुलायम। कठोर चट्टानों की आकृति जिसके अंदर आग्नेय शैले आती है, शलेट आती है, शिस्ट आती है, और दूसरी मुलायम चट्टानें हैं, जैसे चूना पत्थर है, बालू है, इनसे भी मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, और तीसरा इसमें जो कारण है क्या होता है भाई? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, राख, और साथ में क्या बचता है इसके अंदर भाई? रूपांतरित चट्टानें। ये है मृदा निर्माण के मुख्य तत्व। किसके? स्थलाकृति के। अब स्थलाकृति और तरह भी इसको प्रभावित करती है। जिस अक्षेत्र में कोई माउंटेन है, जिस अक्षेत्र में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है भाई? जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें पड़ेगी उस क्षेत्र में मृदा का स्ट्रक्चर क्या पाया जाएगा? मुलायम पाया जाएगा। मृदा का निर्माण जल्दी होगा। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर मृदा के ऊपर या चट्टानों के ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, वहाँ पर मृदा का स्ट्रक्चर क्या होगा? कठोर होगा। और मृदा निर्माण में क्या? अत्यधिक समय लगेगा। यहाँ कम समय लगता है, यहाँ पर ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि तापमान जब बढ़ता है तो चट्टानें क्या हो जाती है? जो चट्टानें होती है
जो अपनी ये चट्टानें हैं इनमें ताप बढ़ता है, शाम के समय ताप घट जाता है, ताप बढ़ेगा ताप घटेगा तो क्या होगा, तापमान घटने बढ़ने से इन चट्टानों में दरारें आती है। जब दरारें आती है तो एक समय के बाद ये क्या टूट जाती है। जब चट्टानें टूटेगी तो क्या होगा, नीचे की तरफ लुढ़क के आएगी, किसी पर्वत से क्या आएगी, नीचे आएगी। जब नीचे आएगी तो क्या होगा, उनके अंदर सन्निघर्षण होगा, वो आपस में भिड़ेगी, टकराएगी, चट्टानों के टुकड़े टूटेंगे और धीरे धीरे कहाँ भाई, किसी भी पेड माउंट, कोई भी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, उसके पेड माउंट में नीचे का जो हिस्सा है वहाँ आकर वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, टाल्स कहा जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, वायु की उपस्थिति और जल की जब इसके अंदर प्रविष्ट होता है तो यहाँ पर क्या वनस्पति जन्म लेती है, छोटे मोटे जीव जन्म लेते हैं, बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, जिनसे यहाँ पर वनस्पति उगती है। उन वनस्पतियों में क्या होता है, जो पत्ते हैं, जड़ें हैं, वो गलती है, सड़ती है तो हंस का निर्माण होता है। इससे इसी को मृदा निर्माण कहते हैं। दूसरी तरफ क्या है, ये प्रक्रिया नहीं होती है। जिस क्षेत्र में ये प्रक्रिया घटित नहीं होती वहाँ पर मृदा निर्माण में क्या होगा, बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, एक हम्स भी अब पढ़ाते हैं आपको। हम्स क्या है, आगे हम्स ही आएगा अपना। अब एक तो स्थलाकृति है, दूसरा क्या है, जलवायु। इसको प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है भाई, जलवायु। ठीक है, जलवायु कैसे मृदा निर्माण में सहायक है। जहां पर जलवायु क्या है, शुष्क है, वहां पर क्या होगा, वनस्पति विहीन प्रदेश पाया जाएगा। जो मृदा का स्ट्रक्चर है वो संगठित या मजबूत नहीं होगा, या उसमें वनस्पति को पलने और बढ़ने वाले जो तत्व है उन वो उपस्थित नहीं होंगे। और दूसरा क्या प्रदेश है, आर्द्र। जलवायु के अंदर क्या आता है, शुष्क प्रदेश आते हैं, आर्द्र प्रदेश आते हैं। जहाँ आर्द्र प्रदेश होंगे वहाँ पर जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर क्या हो, वनस्पति पनपेगी। उस मिट्टी के अंदर वनस्पति पनपेगी, साथ में उसमें हंस पाए जाएंगे, साथ में ही उसके अंदर छोटे मोटे जीव जंतु पाए जाएंगे, जिनके मिश्रण से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो जलवायु इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों की जलवायु शुष्क है वहाँ पर सिर्फ क्या पाया जाएगा, रेत पाया जाता है। ठीक है, और जिन प्रदेशों में आर्द्रता होगी वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी का जो प्रकार है, मिट्टी की जो संस्तर है, जो मृदा का निर्माण है वो क्या है, मजबूत संगठन वहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब चट्टानें आती है। अब चट्टानें किसे कहते हैं, चट्टानें दो तरह की होती है। अक्सर लोग चट्टानें किसके लिए उपयुक्त करते हैं, पत्थरों के लिए प्रयोग करते हैं। जो विशाल है, स्ट्रॉन्ग है, बड़े हैं, उनके लिए उनको चट्टान कहा जाता है। लेकिन चट्टानें दो तरह की होती है, मुलायम चट्टानें भी होती है और कठोर चट्टानें भी होती है। ये ग्रेनाइट की तरह क्या हो सकती है, ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती है, और चाक मिट्टी की तरह या चूना की तरह क्या हो सकती है, मुलायम हो सकती है। ठीक है, तो चट्टानें दोनों ही तरह की पाई जाती है, कठोर चट्टानें भी और मुलायम चट्टानें भी। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या रहता है भाई, जलवायु के बाद क्या आता है भाई, एक अवसादी चट्टान आती है। अवसादी चट्टान, उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है भाई, मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी और मृदा दोनों अलग चीज़ है। मिट्टी जिसके अंदर हंस नहीं है, वनस्पति के अवशेष नहीं है, जीव जंतुओं के अवशेष नहीं है, वो मिट्टी हो सकती है। मृदा कब होगी, वो मिट्टी की गहराई पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर 4 से 5 किलोमीटर गहराई तक पाई जा सकती है। लेकिन मृदा क्या होती है, भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है ना, तो अवसादी चट्टानें कौन सी होती है, जो अवसाद के रूप में पाई जाती है। जो मूल चट्टानें हैं, मूल चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती है, किसकी वजह से, अपक्षय की वजह से, अपर्दन की वजह से, या तो फिर निक्षेपण से। अवसादी चट्टानें मूल चट्टानें के निर्माण से या निक्षेपण से, नदियों के द्वारा
वायु के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट कर दी जाती है वो क्या कहलाती है, अवसादी चट्टानें। और बाद में इनका क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, इनमें इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जब किसी प्रदेश से मिट्टी उड़कर आती है, दूसरे प्रदेश में डिपॉजिट हो जाती है, वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन कैसी है वो क्या करती है, उसको प्रभावित करेगी। जब वो उसको प्रभावित करती है तो उसके अंदर वायु, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार के जो अवशेष है वो वहाँ पनपते हैं और जीव जंतु वहाँ पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है, वो धीरे धीरे एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। जब वो मिक्स हो जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व के प्रदेश जितने भी है ये मृदा के आधार पर अलग अलग प्रदेशों में बांटा गया है और मृदा के जो स्ट्रक्चर है मृदा का, उसी आधार पर वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। पर्वतीय प्रदेशों के अंदर अलग मृदा है, अलग प्रकार की वनस्पति है। शुष्क प्रदेशों में अलग प्रकार की मृदा है तो अलग प्रकार की वनस्पति होती है। आर्द्र प्रदेशों में क्या होता है, अलग प्रकार की मृदा है तो अलग प्रकार की उसमें वनस्पति पनपती है। ठीक है ना। अब 2015 के अंदर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ संगठन जो था, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसने 2015 को क्या माना, मृदा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया। इसको मृदा वर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया गया, क्योंकि मृदा का जो घट रहा, मृदा के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, मृदा का जो अपरदन हो रहा है, मृदा का जो कटाव हो रहा है, मृदा की उत्पादकता में जो कमी आ रही है, उसको बनाए रखने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। और कोई ना कोई संगठन तो होगा या कोई ना कोई तो व्यक्ति है, कोई ना कोई विशेष समूह है जो इसकी तरफ ध्यान देगा। अदरवाइज इसकी तरफ अगर किसी का ध्यान नहीं गया तो क्या होगा, मृदा का विनाश हो जाएगा। अगर मृदा का विनाश हो गया, मृदा की उत्पादकता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वनस्पति नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी। जब ये चीज़ें नहीं होगी तो मानव की जो सभ्यता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए यूएनओ ने क्या किया, 2015 को मृदा वर्ष घोषित कर दिया। और 2018 में यूएनओ ने क्या किया, 2018 के 5 दिसंबर को सोइल डे के रूप में, मृदा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। ठीक है, ये 5 दिसंबर 2018 को मृदा दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू कर दिया है। अब हम्स क्या होते हैं, अब हम्स किसे कहते हैं या ह्यूम्स किसे कहते हैं भाई, ये भूरे गाढ़े रंग के होते हैं। ये वनस्पतियों के अवशेष और जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं जो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं और साथ में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वायु जो है, नमी जो धारण करने की क्षमता है, उसको बरकरार रखते हैं। जिस मिट्टी के अंदर हम्स की कमी होगी वो मिट्टी जल्दी ही नमी धारण कर लेगी और जल्दी ही शुष्क हो जाएगी। ऐसी मृदा कहाँ पाई जाती है, रेतीले प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ रेत की अधिकता हो। और रेत जो है किससे निर्माण होता है इसका, बालू से। बालू क्या है, एक हम्स रहित मिट्टी होती है। ठीक है, हम्स रहित मिट्टी को क्या कहते हैं, हम बालू कहते हैं। यही रेत होता है। रेत को आगे डिवीज़न इसमें कर दिए जाते हैं। रेत का मध्यम महीम रेत होता है, उसके बाद मध्यम प्रकार का रेत होता है और मोटा रेत होता है। ठीक है, और इसको मापने के लिए एक पैमाना दिया जाता है भाई, क्या, मिलीमीटर। मिलीमीटर में इसको मापा जाता है, 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन के अंदर 0.001 मिलीमीटर होता है। मिट्टी जो है, मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मिलीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मिलीमीटर में क्या है, 1 माइक्रोन क्या होता है, 0.001 mm की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, 1 माइक्रोन कहते हैं। ठीक है, अब मृदा संगठन किसे कहते हैं, एक चीज़ आती है, हम अब मृदा कहेंगे किसे, मृदा को
जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मृदा संगठन के बारे में। मृदा संगठन होता है, मृदा संगठन से अभिप्राय है कि मृदा जो है ये किससे मिलकर बनी है, इसमें किन किन तत्वों का समूह है। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, मृदा संगठन कहेंगे, या इसको सोइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्या होता है भाई, मृदा जो है इसके अंदर बारीक कोलोडियल कले, जिसको सबसे महीन कण कहा जाता है, कोलोडियल कले होती है। कोलोडियल कले आती है, जिसको क्या कहते हैं, सबसे बारीक जो मृदा के कण होंगे उनको कोलोडियल कले कहा जाता है, जो क्या होते हैं, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उनको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप जो बिल्कुल सूक्ष्म जो चीज़ होती है उसको देखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो मृदा कणों के आधार पर मृदा का संगठन निर्माण किया जाता है। भी मृदा के कण होते हैं, मृदा कण इसके आधार पर इसको बांटा जाता है। सबसे बड़े मृदा के कण जो है उनको गोलाश्म कहा जाता है। गोलाश्म जो है सबसे बड़े मृदा के कण आते हैं। गोलाश्म के बाद बजरी आती है, पहले आता है गोलाश्म। गोलाश्म के बाद क्या आता है, नंबर 2 पे बजरी। बजरी के बाद नंबर 3 पे क्या आता है हमारा, बजरी के बाद क्या आया, रेत। रेत के बाद नंबर 4 पे क्या आता है, मृदा संगठन की बात करते हैं, रेत नंबर 4 पे क्या आता है, गाद। और नंबर 5 पे क्या आता है, पंख, जिसे मड कहा जाता है। गोलाश्म आता है बोल्डर, बजरी आती है, रेत आता है सैंड, गाद आती है सिल्ट, और पंख आता है जिसे मड कहा जाता है। ये सबसे महीन क्या होती है, पंख होती है। अब इनका जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जब इन दो को मिला दिया जाएगा, या इन दो को, या इन दो को, या इन दो को, या किसी भी, जब 2 या 2 से अधिक ये तत्व मिलते जाएंगे तो क्या होगा भाई, मृदा संगठन का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आता है भाई, अब जो हमारी मृदा है इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, मृदा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मृदा का प्रकार कैसा है। मृदा प्रकार की अगर बात करें तो उसमें क्या आता है भाई, पीएच मान आता है। पीएच मान से मृदा को मापा जाता है, और पीएच मान क्या होता है, 1 से लेके 7 और 14 इसके बीच में रहता है ये पीएच मान। ये एक स्केल हो गया है। ठीक है, अगर 1 से 6 तक मृदा का पीएच मान आता है तो वो क्या होगी, अम्लीय मृदा होगी। ठीक है, इस मृदा के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के जो आयन हैं उनका संकेंद्रण ज़्यादा पाया जाएगा। मृदा का अगर पीएच मान 1 से 6 आता है तो क्या होगा, ये अम्लीय मृदा होगी, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के आयन जो होते हैं उनका संकेंद्रण ज़्यादा होता है, और ये ओपन आयन होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, दूसरा क्या आता है, मृदा का अगर मान कितना आता है, 7 आता है, तो ये मृदा का परफेक्ट प्रकार होगा। ठीक है, और जैसे ही 8 से 14, 6 से 8 के बीच में अगर मृदा होती है तो क्या होगा, वही वो परफेक्ट मृदा प्रकार है, जो हर प्रकार की खेती के लिए, हर प्रकार की वनस्पति के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता और तत्वों को वहन करने की क्षमता, पौधों को, फल फूलों को, सब्जियों को उत्पादन बढ़ाने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है 6 से 8 के बीच में। अब 8 से 14 जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये अक्षारीय हो जाएगी। ये अक्षारीय मृदा हो जाती है। यहाँ हाइड्रोजन के आयन जो होते हैं उनकी अधिकता होती है या इनकी कमी पाई जाती है। जहाँ अधिकता हो जाएगी अम्लीय हो जाएगी, और कमी हो जाएगी तो अक्षारीय हो जाएगी। जहाँ पर इनका बैलेंस होगा वहाँ पर सबसे उपयुक्त मृदा पाई जाएगी, जिसका प्रयोग हम हर प्रकार की वनस्पति, कृषि, जीव जंतु सब के लिए ये
बेनिफिटेड रहती है। ठीक है ना। और मृदा संरचना में, स्ट्रक्चर में क्या आता है भाई, बालू, गाद, कण, शिल्ट, रेत, ये चीज़ें आती है। इनको किस पे बांटा जाता है भाई, इनका साइज़ है किस में मापते हैं हम उसको, mm में मापते हैं, है ना। इनको बांटने का जो प्रकार क्या है, mm होता है। एक आता है मृदा जल, मृदा जल होता है एक, मृदा वायु। जब हम भूमि की जुताई करते हैं कृषि करने के लिए, बागवानी करने के लिए, या किसी भी प्रकार की वनस्पति उगाने के लिए जब हम करते हैं, उसकी रुपाई करते हैं, भूमि को क्या करते हैं, पहले जोतते हैं। जोतने का कारण क्या है, जल। उस मृदा के अंदर जल जो है, उसमें जल अक्षमता धारण करने की जो क्षमता वो बढ़ जाए, और दूसरा क्या है, उसमें वायु भी प्रवेश हो जाए। जब किसी कठोर भूमि के ऊपर हम खेती करते हैं बिना जोते, तो क्या होता है, उसके अंदर बीज अंकुरित नहीं होगा, पनपेगा नहीं। क्यों नहीं पनपेगा, क्योंकि उसमें जल धारण करने की जो क्षमता है वो नहीं है। और दूसरा कारण क्या है, वायु उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हुई है। जहाँ वायु प्रविष्ट होगी और जल भी पाया जाएगा, नमी पाई जाएगी, वहाँ पर बीज अंकुरित होंगे और वनस्पति उगेगी। यही कारण है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जोतते हैं, जोत करके छोड़ देते हैं, फिर उसमें जल देते हैं। जल देने से जल अक्षमता उसमें बढ़ जाती है और साथ में उसमें वायु प्रविष्ट कर जाती है। जब भी उसके अंदर हम कोई बीज डालेंगे तो वो अंकुरित होगा। ठीक है, ये रहता है मृदा जल और मृदा वायु का कारण है। एग्रीकल्चर जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा पहले किसकी ज़रूरत होती है, भूमि को जोतने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। बीज की जो ज़रूरत है वो बाद में पड़ती है। सबसे पहले क्या, उसमें वायु और जल की जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो कम ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर बीज अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है ना। मृदा, उसके बाद मृदा संस्तर आते हैं भाई, मृदा संस्तर। मृदा संस्तर से क्या अभिप्राय है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोइल प्रोफाइल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सोइल प्रोफाइल कहा जाता है। मृदा की जो बनने की जो प्रक्रिया है वो सोइल प्रोफाइल है। इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें मृदा के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। ये ए, बी, सी और डी 4 प्रकार पाए जाते हैं मृदा के संस्तर में। सबसे ऊपरी जो होरिजोन होगा उसको ए होरिजोन कहा जाता है। ए होरिजोन यानी कि प्रोफाइल, ए प्रोफाइल कहेंगे इसको, या ए संस्तर कहेंगे। ये मृदा का सबसे ऊपरी भाग है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो होती है वो पनपती है। किसी भी वनस्पति को पनपने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, ए होरिजोन की ज़रूरत है, ए संस्तर की ज़रूरत है। दूसरा जो पार्ट आता है वो क्या आता है, बी होरिजोन आता है। बी जो होरिजोन है इसके अंदर सी और ए, इन दोनों के क्या पाए जाते हैं भाई, मिश्रण पाया जाता है। ये एक ट्रांजिशन जोन है ए संस्तर और सी संस्तर का। यहाँ बी संस्तर को यहाँ से भी तत्व मिलते हैं और ए होरिजोन से भी तत्व मिलते हैं। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ तत्व आते हैं और ऊपर से जल के द्वारा नीचे की तरफ तत्व जाते हैं। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, दोनों ही खूबियाँ पाई जाती है, ए होरिजोन की भी और सी होरिजोन की भी। ठीक है। और तीसरा क्या आता है भाई, इसके अंदर मृदा की ऊपरी परत जो है ये बारीक अवसादों की बनी होती है। ये कैसी, बारीक अवसाद। ठीक है, किसकी बनी होती है, ये बारीक अवसाद की बनी होती है। दूसरा जो होरिजोन आता है ये अपक्षयी चट्टान की, अपक्षयी चट्टान से इसका निर्माण होता है। अपक्षयी चट्टान से इसका निर्माण होता है और ये बड़े जो पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें लंबी होती है वो कहाँ तक जाती है, बी होरिजन तक जाती है। बी नहीं, अलग अलग स्थानों पे इनका अलग अलग सिस्टम रहता है। ठीक है। जिन अक्षेत्रों के अंदर नवीन जलोढ़ मृदाएं हैं वहाँ पर इनकी गहराई ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। लेकिन वो मिट्टी
परिपक्व नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। जो मृदा एक लंबे प्रोसेस के बाद, एक लंबे समय के बाद इसका निर्माण होता है, उस मृदा में क्या होता है भाई, समय लगता है और वो मिट्टी परिपक्व होती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, सिंधु नदी का जो मैदान है, यहाँ पर हज़ारों लाखों वर्षों से नदियाँ मिट्टी लेके आ रही है और इस क्षेत्र के अंदर डिपॉजिट कर रही है, फिर बाढ़ आ जाती है, उसको बहाकर ले जाती है, इसकी परत डिपॉजिट होती रहती है और हटती रहती है। इसलिए यहाँ क्या है, इसमें गहराई कम और ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा इसमें क्या आता है हमारा भाई, सी होरिजोन आता है। ये अपक्षयी आधारी चट्टानें कहलाती है, इनको आधारी चट्टान कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, आधारी मृदा संस्तर कहा जाता है। आधारी चट्टानें होती है। सी होरिजोन से किसका निर्माण हुआ, बी होरिजोन का निर्माण होता है, और बी होरिजोन से किसका निर्माण होता है, ए होरिजोन का निर्माण होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मूल आधारी मृदा, मूल आधारी चट्टानें, जिनसे अपक्षय चट्टानों का निर्माण हुआ, और अब आधारी चट्टानों का अपक्षय हुआ तो बी होरिजोन बना, और जब इसका रूपांतरण होता है तो क्या होता है, ए होरिजोन का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद मूल जो चट्टानी पदार्थ, डी होरिजोन में क्या आते हैं, मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं जो सबसे ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं। ये मूल चट्टानें हैं। अब तक क्या है, ये रूपांतरित नहीं हुई है, ये सिर्फ क्या है, चट्टानें ही पाई जाती हैं। यहाँ मूल रूप से मृदा नहीं, चट्टान ही पाई जाती है। तो ये 4 संस्तर पाए जाते हैं मृदा, इसको सोइल प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है। सोइल प्रोफाइल में ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन और डी होरिजोन पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये जो ए होरिजोन है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, हम्स पाए जाते हैं, जैविक तत्व पाए जाते हैं। किसी भी वनस्पति को उगने के लिए जिन तत्वों की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे कहाँ मौजूद होते हैं, ए होरिजोन में मौजूद होते हैं। ठीक है ना। तो मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं क्या क्या है भाई, मृदा निर्माण कैसे होता है। मृदा निर्माण सबसे पहले तो ये अपक्षय चट्टानों का इन सीटू चट्टानें होती है। इन सीटू चट्टानें कौन सी होती है भाई, इन सीटू चट्टानें, मूल चट्टानें, इन सीटू कहते हैं जो अपने ही स्थल पर पाई जाती हो। कुछ चट्टानें ऐसी है जो अपने ही स्थल पर टूटती फूटती रहती है, जिनसे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे महाराष्ट्र का जो लावा प्रदेश है, वहाँ जो चट्टानें थी वो टूट फूट करके वहीं बिखर गई, तो वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और उसके पीछे रीज़न क्या रहा, ज्वालामुखी उद्गार था, लावा आया और लावा की सीट वहाँ बिछ गई, और तापमान, जलवायु, वर्षा और समय की वजह से क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों से क्या हुआ, रूपांतरण हुआ, अवसाद निर्मित हुआ, और अवसाद उसी क्षेत्र के अंदर बिखर गया, जिससे किसका निर्माण हुआ, इन सीटू, है ना। इन सीटू मृदा इसको कहेंगे। ऐसी चट्टानें जो अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती है, उससे किसका निर्माण होता है, इन सीटू चट्टानों का निर्माण होता है, जिनसे बाद में मृदा बनती है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है भाई, परिवहन। परिवहन से क्या अभिप्राय है, नदियों के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी लाई जाती हो, उसको परिवहन कहते हैं। जैसे नदियां जो है ऊपर से नीचे के इलाकों में मिट्टी लेके आती है और निक्षेपण कर देती है। ठीक है, डिपोजिशन करती है, ये क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन और निक्षेपण, परिवहन 2 तरह से होता है, 3 कारक है परिवहन के। सबसे पहला कारक क्या है, जल। दूसरा कारक क्या है, हिमानी। और तीसरा कारक क्या है, हवा। 3 तरह से ये परिवहन होता है और तीनों तरह से ये निक्षेपण करते हैं। जल क्या करता है, नदियों के द्वारा पर्वतों का कटाव करता है, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहाँ पर इसको ये डिपोजिट कर देता है। तो किसका निर्माण होता है भाई, समय के साथ साथ फिर मिट्टी का निर्माण होता है, उसमें वनस्पति पनपती है, जीव जंतु पनपते हैं। जब वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, मृदा का निर्माण होता है। दूसरा हिमानी आती है, पर्वतों को ये भी काटती छांटती है और मिट्टी का निर्माण करती है।
जो हमारी कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी के अंदर एक मिट्टी पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं भाई, करेवा मिट्टी। करेवा का नाम सुना है क्या? करेवा मिट्टी, जम्मू कश्मीर की घाटी में करेवा मिट्टी पाई जाती है। और ये करेवा जो मिट्टी किसका, हिमानी द्वारा इसका प्रदन, चट्टानों का प्रदन किया गया, इसको डिपॉजिट किया गया, तो करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। सबसे ज़्यादा केसर और दूसरा क्या होता है, अफीम का जो उत्पादन है वो करेवा मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पाई जाती है, जम्मू कश्मीर की घाटी में। इससे किसके द्वारा इसका निर्माण हुआ, हिमानी के द्वारा। और तीसरा क्या रहता है इसके अंदर, कारक क्या है भाई, हवा। किसी एक स्थान से हवा अपर्दन करती है, मिट्टी का उड़ा के ले जाती है और दूसरे स्थान पर क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, तो किसका निर्माण होता है, वहाँ पर भी मिट्टी का निर्माण होता है। बाद में धीरे धीरे वो मृदा बन जाती है। हवा से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है, लोएस की मिट्टी का निर्माण होता है। हवा से लोएस नाम की मिट्टी का निर्माण होता है। सहारा के मरुस्थलों से जब उड़कर के हवा अपने साथ रेत लेके आती है, वो चीन की यांग टीसी क्यांग जो नदी है, नदी घाटी है, उसके अंदर डिपॉजिट करती है और बाद में उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, आलिया। तो क्या होता है इसके अंदर, बाद में वो जो नदी अपना जो एक पीली नदी है, दूसरा उसको पित्त सागर, चाइना के अंदर पित्त सागर का नाम सुना है, तो पित्त सागर के अंदर डिपॉजिट करती है, उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पीला सागर या पित्त सागर कहा जाता है, जो चाइना के पूर्वी तट पर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है भाई, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बाद, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में मूल पदार्थ आते हैं। मूल पदार्थ हमने स्टडी किया। रुक